जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि गांधी जी भारत में एंट्री कर चुके हैं और गांधी जी ने 3 बड़े जो सत्याग्रह आंदोलन है वो करके दिखा दिए लोगों को। अब लोग गांधी जी पर भरोसा करने लगे और लोगों को ऐसा लगने लगा कि भाई गांधी जी है तो यही हमें क्या दिला सकते हैं, आजादी दिला सकते हैं। अब इन्हीं को ही फॉलो करना क्या है हमारा काम है, ये जैसा कहें वैसा हमको करना चाहिए और लोग वैसा करेंगे भी। दोस्तों, गांधी जी आगे चल के बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे सत्याग्रह चलाएंगे जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में देश के कोने कोने से लोग उसके समर्थन में निकलेंगे। लोग गांधी जी जैसा कहेंगे उसी तरीके से लोग बहिष्कार करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहीं कहीं लड़ाई झगड़े होने से गांधी जी उन सत्याग्रहों को, उन आंदोलनों को वापस लेते रहेंगे और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा जब तक कि हमारा देश आजाद नहीं हो जाता, यानी कि 1947 नहीं आ जाता तब तक। देखिए दोस्तों, गांधी जी ने 3 आंदोलन कर दिए, जिसमें था ही क्या कि चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब जब ये इतने बड़े बड़े जो मुद्दे थे उनके बीच में गांधी जी ने सेटलमेंट करा दिया, मध्यस्थता करा दी और वो काफी हद तक सफल भी रहे, लोगों को भी सुकून मिला और उन पर जो नीतियां अप्लाई कर रहे थे उनको भी सुकून मिला। अब अंग्रेज इससे क्या होंगे दोस्तों, घबराने लग जाएंगे। अंग्रेजों को लगेगा भाई कि ये कौन व्यक्ति आ गया जो बिना किसी लड़ाई झगड़े की चीजों को सॉल्व करता जा रहा है, सुलझाता हुआ जा रहा है। तो इसको देखते हुए अंग्रेजों ने एक नियम पारित किया जिसे दोस्तों कहते हैं रॉलेट एक्ट। अब इसी रॉलेट एक्ट के तहत होगा ही क्या कि अंग्रेज करेंगे क्या भाई, इसको पारित करने वाला ही कौन है, अंग्रेजों की ही काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसके द्वारा इस रॉलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया। इसको पारित ही क्यों किया गया दोस्तों, मैंने अभी बताया था ना कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार को बहुत ज्यादा यह दमनकारी शक्तियां प्रदान कर दी गई कि कोई भी व्यक्ति यदि राजनीतिक गतिविधियां करता हुआ पकड़ा जाता है या अंग्रेजी सरकार को उस व्यक्ति पर शक है कि ये राजनीतिक गतिविधि कर रहा है, ये क्रांतिकारी गतिविधि कर रहा है, तो उसको बिना किसी ट्रायल के 2 वर्षों तक मुकदमा चलाया जा सकता है उसके ऊपर और उसको बंदी बना करके जेल में भेजा जा सकता है। गांधी जी ने कहा भाई ये क्या बात हुई है, मतलब तुमको शक है तो तुम उठा के किसी व्यक्ति को ले जाओगे और उसको जेल में डाल दोगे 2 साल के लिए, कोई उस पर मुकदमा नहीं चलेगा, कोई इंक्वायरी नहीं बैठेगी। तो गांधी ने बोला भाई ये तो काला कानून है यार, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो अब गांधी जी इसका विरोध करेंगे, तो यहीं से स्टार्ट होगा दोस्तों रॉलेट सत्याग्रह। अब देखिए इसमें होता क्या है, ये आपका स्टार्ट ही कब होता है, 1919 में। इसको पारित करता है कौन, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्यों पारित किया जाता है, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए, रोकने के लिए। भैया के देश में कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होगी जो क्या कहते हैं, ये दर्शाए कि भैया अंग्रेज सरकार बुरी है, अंग्रेजों के प्रति लोगों के मन में भड़काव पैदा हो, जहर पैदा हो, नफरत पैदा हो, ऐसी गतिविधि कोई करता हुआ पाया जाता है या अंग्रेजी सरकार को उस पर शक है तो वो उसको अरेस्ट कर सकती है। ठीक, अब यही स्टार्ट ही होता है कब, 6 अप्रैल को। ठीक है, 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह के समर्थन में लोग निकलना स्टार्ट कर देते हैं। इसको गांधी जी शुरू कराते हैं दोस्तों। अब इस सत्याग्रह में होता ही क्या है कि लोग अपनी दुकानें बंद कर देते हैं, कारखानों के जो मालिक हैं वो अपने कारखाने बंद कर देते हैं, मजदूर हड़ताल पर उतर आते हैं। ठीक है, लेकिन इसके ही कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक मार्शल लॉ लागू किया जाता है दोस्तों पंजाब में। पंजाब के एक अमृतसर शहर है एक, वहां पे मार्शल लॉ लागू किया जाता है, जो कि वहां के लोगों को पता ही नहीं था भाई कि ये नियम लागू हो गया है। उस नियम में था कि कोई भी व्यक्ति 2, 4, 5 मिलकर के झुंड बना के कहीं आ जा नहीं सकते हैं, कहीं खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन वहीं होता ही क्या है कि अमृतसर में एक बाग है, वहां पर क्या कहते हैं, बैसाखी का दिन था तो मेला लगा करता था, तो लोग मेले में प्रदर्शन करने के लिए और मेला देखने के लिए वहां पे लोग इकट्ठे हुए
दुर्भाग्य की बात यह थी कि उस मैदान का या उस बाग का जो दरवाजा था वो केवल एक ही था और वो भी छोटा था, जिस पर डायर ने अपनी सेना लगाई और डायर के नेतृत्व में वहां पर लोगों पर गोलियां बरसाई गई दोस्तों, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। ये हुआ ही कब था? 13 अप्रैल 1919 को। जैसे ही ये गतिविधि जब सामने आती है तो पूरे देश में एकदम से हड़कंप मच जाता है। पूरे देश में लोग जो हैं वो अंग्रेजी सरकार को बुरा भला कहने लगते हैं, उनके मन में और ज्यादा आक्रोश आ जाता है और ज्यादा विद्रोह की भावना बढ़ जाती है और ये जो आंदोलन है ये हिंसात्मक हो जाता है दोस्तों। गांधी जी को अहिंसा से प्रेम था, हिंसा उनको बुरी लगती थी। जैसे ही हिंसा होती है गांधी जी डर जाते हैं भाई। गांधी जी बोलते हैं भाई मैं इस सत्याग्रह को वापस लेता हूं। तो गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह को यहां से वापस ले लेते हैं। अब इसी के बाद होगा ही क्या दोस्तों? अब गांधी जी सोचते हैं भाई ऐसे काम तो नहीं चलेगा, हमें क्या है, हमें एक ऐसे सत्याग्रह की आवश्यकता है जो देशव्यापी हो, जो केवल शहरों तक ही नहीं, वो पूरे के पूरे देश के हर एक कोने कोने में, गांव से भी लोग उसमें हिस्सा लें, किसान भी उसमें हिस्सा लें, आदिवासी भी उसमें हिस्सा लें। सारे के सारे लोग मिलकर के विरोध करेंगे, तब शायद हो सकता है कि उस अंग्रेजी सरकार पर फर्क पड़े और वो अंग्रेजी सरकार तब हमारी कंडीशंस को, हमारी शर्तों को मानने के लिए बाध्य हो जाए। तो ऐसा भी गांधी जी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन होता ही क्या है दोस्तों? स्टार्ट होता है आपका खिलाफत आंदोलन। अब ये खिलाफत आंदोलन क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो हुआ ही क्या था कि टर्की जो है वो हार जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की यानी कि तुर्किस्तान वाला जो एरिया है वो हार जाता है। ये केंद्रीय शक्तियों की तरफ से लड़ा था। वहीं ब्रिटेन हमारा किसकी तरफ से है भाई? हमारा नहीं, सॉरी, जो हमारे देश पर राज कर रहा है वो मित्र राष्ट्रों की तरफ से है। वो इस पर क्या करता है भाई? इसको हरा देता है और यहाँ के खलीफाओं से उनका टाइटल छीन लिया जाता है, उनको मार के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, ऑटोमन साम्राज्य के जो लोग होते हैं उनको खलीफा बोला जाता है, जो तुर्की पर शासन कर रहे थे, वहां से उनको निकाल दिया जाता है। ये ऐसी र्यूमर, ये अफवाह पूरे विश्व में या मुसलमानों में फैलने लग जाती है। तो मुसलमान भारत में भी रह रहे हैं, तो कुछ लोग वो जो थे वो यहाँ पर भी थे, उनको लगा बुरा और फिर मुसलमान इनके खिलाफ होकर के आंदोलन छेड़ी कौन सा देते हैं? खिलाफत आंदोलन। इसकी जो नींव डालने वाले होते हैं वो आपके 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे। इन्होंने बंबई में खिलाफत कमेटी बनाई और यहीं से स्टार्ट होता है क्या? खिलाफत आंदोलन। दोस्तों क्यों लगा था भाई? प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार गया और हारने के बाद खलीफाओं से उनका टाइटल छीन लिया गया था। ठीक है, यहां तक किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई हो वो कमेंट में बता सकता है। ठीक, बाकी सारा कुछ मैंने तुम्हें बता दिया अच्छे से, इसको नोट करो। उसके बाद अब होगा ही क्या, एक चीज और सुन लें जरा, कि खिलाफत आंदोलन और इधर गांधी जी का अपना माइंड चल ही रहा है। गांधी जी चाह रहे हैं कि कोई बड़ा देशव्यापी आंदोलन हो जिसमें कोने कोने से लोग भाग लें। वो इस बात को समझ रहे थे कि ये ऐसा संभव तभी है जब हिंदू और मुस्लिम एक मंच पर आ जाएं। तो इधर ये मुस्लिम जो है वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और हम लोग या गांधी जी तो सत्याग्रह या विद्रोह कर ही रहे हैं, परेशान हैं। तो ये मौका अच्छा था, गांधी जी यहाँ पर प्रपोजल देंगे अपना कि एक काम करते हैं, आप अपना खिलाफत आंदोलन और हम अपना असहयोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे, इसको मिला देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। इसको नोट कीजिए, तब मैं दोनों को मिलाऊंगा, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है दोस्तों। वेलकम बैक। अब चलते हैं दोस्तों उसी के ही आगे। अब देखिए होता ही क्या है कि खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। उधर गांधी जी लॉन्च करना चाहते हैं असहयोग आंदोलन। अब वो चाहते हैं कि खिलाफत और असहयोग आपस में मिल जाए। तो इसका ही प्रपोजल दोस्तों दिया जाता है 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसका प्रपोजल या इसका प्रस्ताव देते हैं गांधी जी। लेकिन
इसको थोड़े समय बाद स्वीकारा जाता है। जैसे मान लो कभी कोई प्रपोजल रखते हैं कि भैया हम ये चाहते हैं, ठीक है, तो वो भाई बोलता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो भाई, मैं बताता हूं, ठीक है। तो ऐसे ही गांधी जी जब इनके सामने प्रपोजल रखते हैं कि भैया करते हैं, टाइम दो, तो इसको स्वीकारा ही कब जाता है दोस्तों। देखिए अप्रैल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है और तभी वापस लिया गया है रॉलेट सत्याग्रह। तो ये आई थिंक मई और जून के समय जो है प्रपोजल दिया गया होगा। अब इसको स्वीकारा गया दिसंबर 1920 में। अब असहयोग आंदोलन को स्वीकारा ही कब गया, दिसंबर 1920 में दोस्तों। अब स्टार्ट होगा 1920 से ही क्या, असहयोग आंदोलन 1920 से ही क्या स्टार्ट होगा, असहयोग आंदोलन। अब इस आंदोलन के कुछ प्रस्ताव हैं। इससे पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि ये असहयोग आंदोलन क्यों है, इसका नाम असहयोग क्यों पड़ा। गांधी जी का कहना था कि जो अंग्रेजी राज है, जो अंग्रेजी सरकार है, वो यहाँ पर इसीलिए रुक पाई, उसने अपनी जड़ें यहाँ पर इसीलिए मजबूत कर पाई कि तुम उनका सहयोग कर रहे हो, तुम उनको समर्थन दे रहे हो, तुम उनके समर्थन से हट जाओ, तुम उनका सहयोग मत करो। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, असहयोग आंदोलन दोस्तों। तो असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव हैं। क्या क्या प्रस्ताव है देखिए जरा। गांधी जी ने कहा कि भाई जो भी अंग्रेजों के द्वारा तुम्हें उपाधियां दी गई हैं उसको त्यागो पहले। तो गांधी जी को खुद दी थी केसरी हिंद की उपाधि, तो उन्होंने वो छोड़ दी, ठीक है। फिर जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उनको सर की उपाधि थी, वो भी छोड़ दी, त्याग दी, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि भैया आंदोलन शुरू हो गया है, करना क्या क्या है आंदोलन में ये तो बताओ भाई। हमने कह दिया असहयोग आंदोलन चालू हो गया, कर दिया, अब इसका प्रदर्शन कैसे करें कि सामने वाले पर उसका इफेक्ट पड़े, प्रभावित हो वो। कि काम करो, चीजों को त्यागो, उनका सहयोग करना बंद करो। कि कैसे कि सिविल सर्विस में जो भी अधिकारी हैं वो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी दोस्तों, सेना में जो है उन्होंने सेना त्याग दी, पुलिस में है उन्होंने पुलिस में त्याग दी, कोर्ट के जो अधिकारी हैं, जज हैं, वकील हैं, उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो चुनाव होते हैं नेताओं ने वो चुनाव लड़ना छोड़ दिए। और इसके बाद दोस्तों बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, सरकारी टीचरों ने स्कूलों जो टीचर पद से इस्तीफा दे दिया, स्कूलों में पढ़ाना छोड़ दिया, प्राइवेट हो या सरकारी जो भी क्या कहते हैं कहा जाए, जो अंग्रेजी संस्था थी, जो अंग्रेजी स्कूल थे उनमें पढ़ाना छोड़ दिया, बच्चों ने वहां पढ़ना छोड़ दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। उन्होंने कहा भाई कोई भी विदेशी सामान नहीं खरीदना है। जैसे मोदी जी आज कह देते हैं कि चाइना के सामान को बैन कर दिया, तो कई बार सुना होगा, तो चाइना से चीजें लेना ही बंद कर देते हैं। ऐसे ही कहे कि तुम इनकी चीजों को लेना बंद करो, पैसा ही नहीं होगा तो ये करेंगे क्या यहाँ पे, ठीक है। तो विदेशी सामान को लेना बंद कर दो। यदि फिर भी अंग्रेजी सरकार नहीं मानती है तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन करो भाई। तो क्या करो, अगर यदि फिर भी अंग्रेजी सरकार नहीं माने तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना है। गांधी जी बड़े ही धांसू भाई, मतलब युद्ध नहीं किया, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं भाई कई तोपों और कई गोलियों से ज्यादा घातक सिद्ध हुई हैं। तो एक एक बात एक एक तोप के गोले के जैसी निकलती है, ठीक। फिर इस आंदोलन का प्रभाव देखो कहां कहां पड़ा। सबने इस आंदोलन को अलग अलग अपने अपने तरीके से ले लिया और ये देशव्यापी आंदोलन था। गांव से, शहरों से, जंगलों से, आदिवासियों से, मजदूरों ने इसमें क्या कहते हैं भागीदारी की है। सबने इसको अपने तरीके से समझा है। शहरों में आंदोलन हुआ, अवध के किसान जो यूपी है, अवध के किसान, उनमें आंदोलन, उसमें आंदोलन हुआ। आदिवासी किसानों ने आंदोलन किया, बागानों में जो मजदूर काम कर रहे हैं उन्होंने आंदोलन किया। ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आएगा भैया, इसको IMP करके डाल लो, ये 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा तुम्हारा, ठीक है। असहयोग आंदोलन से 5 नंबर तुम्हारे पक्के हैं, इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक।
ठीक है। अब शहरों में आंदोलन, अवध के किसानों में आंदोलन, आदिवासी किसानों का आंदोलन, और इधर आपके बागान और मजदूर जो हैं उनका आंदोलन किस तरीके से रहा, उन्होंने कैसे कैसे प्रदर्शन किया इस आंदोलन में, उसको अभी दिखाएंगे। पहले इसको नोट करो।